आज की कहानी हिना की ज़बानी। क्योंकि गुल ने कॉल की और फरमाइश की कि उनको हिना से ही बात करनी है, तो हिना के साथ उन्होंने अपना क्या मसला डिस्कस किया और कितना खौफनाक वो मसला है और उसमें कितने चौंका देने वाले पहलू हैं, वो आपको पूरी कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो आज की कहानी हिना की ही ज़बानी सुनिए, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। ओवर टू यू हिना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपको बिलाल के चैनल पे मेरी जोहा आवाज़ सुनने को मिल रही है। असल में मेरे लिए एक कॉल आई है एक आंटी की। तो उन्होंने मुझे अपना पहले उन्होंने बिलाल को कॉल की, उन्होंने बोला मुझे हिना बेटा से बात करनी है। तो मैं बिलाल बोलते हैं चले ठीक है, मैं बात करवाता हूँ हिना से पूछ के। तो बिलाल बोलते हैं अच्छी सी आंटी लग रही हैं, तो बात कर लो उनसे। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो क्यों नहीं सुन लेते हैं, अगर कोई इनकी कोई है जेन्युइन, अगर कोई इनको हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की। तो खैर उन्होंने इस तरीके से मुझसे बात बड़े प्यार से, बड़े उससे हम्बल तरीके से, उनका नाम गुल है। तो उन्होंने बड़े प्यार से बड़े हम्बल तरीके से ना बातें की। उन्होंने बोला रमज़ान आपका बेटा कैसे चल रहा है, दिस एंड दैट, मतलब ऐसे ही ना। मैंने भी बोला बहुत अच्छा चल रहा है, आप सुनाए आंटी आपकी तबीयत कैसी है। उनकी आवाज़ से मुझे पता चल गया था कि वो एक आंटी है, तो इसलिए फिर मैंने उनको आंटी ही कहना ज़रूरी समझा, क्योंकि शी वॉज़ अराउंड 48-49 तक ना, 50 तक की होंगी। तो खैर उन्होंने बोला कि हिना बेटा मुझे जो है ना आपके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना है पाकिस्तानी लड़कियों के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए, और इवन यहाँ की लड़कियों के लिए भी, कनाडा की लड़कियों के लिए भी, कि मैं चाहती हूँ कि आप ये जो है ना स्टोरी बताएं, ज़्यादा अच्छे से बताएंगी। तो मैंने उनसे बोला ऐसी क्या बात हो गई आंटी, कोई खैरियत है क्या है। तो ऐसे लगा जैसे कोई अपना जो है ना अपने तरीके से बात कर रहा है, तो बड़ी अपनाइयत सी फील हो रही थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी आपको परेशानी हो गई है, कोई अगर मेरी मदद कोई मिल चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा आपके थ्रू मुझे ये कुछ चीज़ें बतानी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ आंटी, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे साथ ना बहुत बुरा हुआ है, मेरी बेटी है, उसका नाम नाजिया है, लेकिन उसको प्यार से हम लोग नाजो कहते हैं। और हम लोग काफ़ी अरसे पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हुई थी, और उसके बाद यहीं पे मेरे बच्चे हुए, सारा कुछ हुआ। मेरी बेटी जो है ना, बड़ी बेटी, शी इज़ लाइक 31 ईयर्स ओल्ड। तो हम उसके लिए काफ़ी 2-3 साल से जो है ना कम्युनिटीज़ यहाँ पे होती है, मुस्लिम कम्युनिटीज़, उधर ढूंढ रहे थे रिश्ते, लेकिन जो है ना हमें कुछ सही लग नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना, ज़्यादातर लोग जो है ना कनाडा से लड़कियों के रिश्ते पाकिस्तानी ढूंढते हैं, और लड़के जो होते हैं वो भी पाकिस्तानी लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को फिर था कि हम लोग पाकिस्तान का लड़का ढूंढते हैं, लेकिन मेरी जो बेटी थी उसने काफ़ी मतलब कि बातें सुनी हुई थी कि ससुराल वाले ऐसे जुल्म करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उसने जो है ना कहानियाँ सुनी हुई थी। उसके एक डर था, उसकी मेन शादी का जो उसका डर था ना, वो यही था कि ससुराल कैसा होता है, और स्पेशली आउट ऑफ कंट्री, सारा वो पैदा यहाँ पे हुई, सारा कल्चर उसका यहाँ पे अडॉप्ट किया। 31 ईयर्स की, ऑब्वियसली वो थोड़ी सी मैच्योर है, तो वो एकदम से नए माहौल में, और पाकिस्तान का और कनाडा का माहौल टोटली डिफरेंट है। बहुत ही ज़्यादा हम लोग फैशनेबल नहीं है, मॉडर्न नहीं है, हम लोग भी नॉर्मल सादे से लोग हैं। लेकिन उसको ये था कि कल्चर डिफरेंस की वजह से मुझे जो है ना वो पाकिस्तान नहीं जाना। तो हम लोगों ने यही सोचा था क्यों ना हम लोग वहाँ से रिश्ता करके, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कि विलिंग होती हैं बाहर लड़के को भेजने के लिए। तो उनका था कि चलो हम लोग अपने पाकिस्तान के सर्कल में अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, और उधर जो है ना 2-3 दफ़ा ये माँ बाप टिकट करवा के पाकिस्तान गए, इन्होंने सर्च किया, डिफरेंट जो होती है, जो रिश्ते करने वाली होती है उनको भी अप्रोच किया, कनाडा से बैठ के पाकिस्तानी उन आंटियों को अप्रोच किया, उनको उनकी हैवी जो है, ऑब्वियसली जब आप सोचते हैं ना, जब आप लोग बोलते हैं कि जी कैनेडियन लड़की को तो अचानक रिश्ता ऐसे कोई ना कोई मिल जाता है, ऐसे नहीं मिल रहा उनको। इन्हें जो है गुल आंटी को अच्छी खासी अमाउंट पाकिस्तान की जो औरतें जो रिश्ता करवाती हैं, जो बड़ी सोसाइटीज़ में रिश्ता करवाती हैं, उनको उनकी फ़ीस पे करनी पड़ी। लाइक 2-2 ढाई लाख रुपए उन्होंने फ़ीस पे की हर एक। तो उनका तब जाके जो है 6-7 महीने बाद, कभी लड़के को एज लड़की की ज़्यादा लग रही थी, कभी नाजो को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था, या फिर कोई बहुत ही मौलवी था, या फिर बहुत ही कोई मॉड स्कॉट था, मतलब कि वो इस तरह प्लस माइनस कोई 10-12 रिश्ते हमने देखे, पर जाके
एक रिश्ता दिखा जो कि लड़का 2 साल छोटा था नाज़ो से, लेके जब सारा कुछ डन हो गया, रिश्ता नाज़ो को भी सही लगा, लड़के ने भी हाँ कर दी, तो उसकी जो फैमिली थी, माँ बाप भी, वो भी हमें बड़े अच्छे लगे। जब हम लोगों ने सब कुछ डन करने के बाद जब हम गए टिकट करवा के, तो नाज़ो को नहीं हम लोग लेके गए थे, उस वक्त हम लोग रिश्ता तय करने के लिए जो है ना पाकिस्तान गए। हम लोगों ने टिकट करवाई, हम मतलब माँ बाप गए और उधर जाके जब लड़के से मिले, सारा कुछ सही लगा, तो लड़के के माँ बाप ने बड़ी एक ऑड सी बात की कि अच्छा आप ये तो बताएं कि आप शादी के बाद लड़के का ख़र्चा कितना बांधेंगी। और हम लोग मैं और मेरे मियाँ जो है वो एक हैरत में, एक हम लोग ऐसे हो गए, शौक में चले गए कि ये क्या पूछ रही हैं, कि ये कैसे बोल सकते हैं ऐसे, या कि और मैंने जब वो सुना कि आंटी ये बात, मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि ये कैसे कोई बोल सकता है, और लड़के के लिए पूछ रहे हैं कि आप इसका कनाडा में कितना ख़र्चा बांधेंगी। लड़के का ख़र्चा लड़की ने बांधना, क्योंकि वो बोलते हैं कि ऑब्वियसली इसकी बीवी जॉब करती है, तो वो इसको पॉकेट मनी कितनी देगी, और जो इसको पॉकेट मनी देगी, मेरे बेटे को वो एहसास महरूमी नहीं होनी चाहिए उधर जाके, और वो उधर भी फ्रीली मूव कर सके और फ्रीली घूम फिर सके। तो आप लोग पहले बता दें कि इसकी जो है पॉकेट मनी आप लोग कितनी बांधेंगे। इस किस्म के क्वेश्चन के लिए कौन प्रिपेयर होता है। आंटी तो सख्ते में आई नहीं थी, तो उनके शौहर के मुंह से निकल गया, आप बता दें जो आपका बेटा चाहता है ना, हम वो कर देंगे। अब वो एक सादे आदमी, वो कनाडा से लोग जो भी मतलब कि बाहर का एक तो एक एजम्पशन है ना कि बाहर के लोग हैं तो इनके तो डॉलर जो है ना वो दरख्त से ही उतर रहे हैं, और ये लोग बस बाहर जाके कोई छींक मारते हैं तो डॉलर निकल आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत दिन रात मेहनत करने के बाद जो है ना आपको डॉलर्स कमाने पड़ते हैं। डॉलर हवा में नहीं यहाँ पे फिर रहे होते। खैर वो अंकल ने उनको बोला अच्छा आप बता दें कि आपको क्या मतलब कि क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला देखें जी, हम लोग हैं साफ गो, हम लोग जो दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है, और लगी लिपटी हम लोग उस तरीके से कोई बात नहीं करते। भाई हम लोग ने तो जहेज़ भी नहीं लेना, क्योंकि लड़की ने यहाँ पे आना नहीं है। तो जो भी आपने अपने घर में नीचे जो वो बोलते थे कि हम लोग नीचे बेसमेंट में ना, हमने बेसमेंट नई बनवाई है अपनी बच्ची के लिए, तो उधर ही ये मियाँ बीवी रहेंगे। तो बोलते हैं हाँ बस उधर ही उस सारा को फर्निश भी कर दें आप। बोलने को अपने रिश्तेदारों के सामने ये बोल रहे हैं कि हमने जहेज़ नहीं लिया, हम इतने सादे लोग, हम इतने वो लोग कि हम लोग जहेज़ जैसी लानत को नहीं मानते, ये नहीं करते। लेकिन इनडायरेक्टली अपना बेटा लिटरली बेच रहे हैं वो लोग, और बेच के बोल रहे हैं कि आप बताएं पहले हमारे बेटे की कितनी अमाउंट आप सेटल करती हैं, तब हम लोग रिश्ते को आगे पक्का करते हैं। मतलब कि वो अपना बेटा बेच रहे हैं और फिर लोगों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं हम तो जहेज़ भी नहीं, 1 रुपये का जहेज़ नहीं लिया, लड़की से कुछ भी नहीं लिया, फलाना ये वो। लड़की तो हमारे बेटे को लेके कनाडा चली जाएगी, तो वो उधर ही कनाडा में जो दाल रोटी खा लेंगे, खुश रहेंगे, हमने तो अपना बेटा दूसरों को दे दिया है। मतलब बड़े अज्जी और इनके सारी से। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो असल में इनडायरेक्टली अपना बेटा बेच रहे थे कि इसका तुम लोग दाम क्या लगा रहे हो, वो पहले पे करो, और वो जब यहाँ पे आएंगे तो इनका कमरा भी थोड़ा सा आप ये फर्निश करवा दें यहाँ पे। पहले ऑब्वियसली शादी के 1 महीने के लिए तो रहेंगे यहाँ पे, हमारे रिश्तेदार आए जाएंगे, सारा कुछ होगा, तो ऐसा करें। वो कनाडा का तो अपनी बात है, कनाडा का तो आप लोग करवाते रहेंगे, इनकी बेसमेंट जो है फुली फर्निश्ड उधर कनाडा की आप करवाते रहेंगे। साथ में आप यहाँ का भी जो कमरा है, जो ब्राइडल कमरा होगा, और जो वो सारा फर्नीचर होता है, एसी, एलईडी वगैरह, मतलब कि पहले भी बेड पड़ा हुआ है, एसी भी थोड़ा लगा हुआ था लड़के के कमरे में, लेकिन नई एलईडी, नया एसी, नया बेड, और सारा वो बेड कवर्स वगैरह जो है ना वो आप सोफ़ा वगैरह दे दें। तो क्योंकि 1 महीने तक हमारे रिश्तेदार वगैरह भी आएंगे, तो वो भी तो देखेंगे ना कि लड़की को क्या दी है, कनाडा में किसने देखना है। फिर ये लोग चुप, ये लोग बोलते हैं अच्छा। खैर वो अंकल ने जो क्वेश्चन किया था कि आप बताते क्या आपके बेटे को कितनी पॉकेट मनी चाहिए, आप लोग में से कोई इमेजिन कर सकता है कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि ये कोई 2-3 हज़ार डॉलर हो जाए, $2,000 to $3,000 एक बंदे की पॉकेट मनी, वो लोग ये डिमांड कर रहे थे। और उनको समझ नहीं है कि मतलब कि दोनों जो है एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि $2-3 हज़ार,
तो वो निकाह नामा की जो वो होती हैं सारी वो लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको वो फिलअप कर रहे। तो हक महर के लिए उन्होंने बताऊँ हक महर उन्होंने बोला कि हम लोग तो हक महर 5,000 ही लिखेंगे, 5,000 बस हक महर लिख दें, बस और कुछ नहीं। तो बाकी सारे जो खाने होते हैं वो उन्होंने कट कर दिए और 5,000 हक महर दिया। और लड़की ने उधर जेवर कोई पहनना नहीं है, तो कनाडा में कहाँ वो जेवर पहनेगी, तो जेवर शेवर नहीं डालेंगे लड़की को, क्योंकि उधर तो कनाडा में तो कोई जेवर का रिवाज ही नहीं है, तो उसने क्या करना है। मतलब अब ये लोग भी मजबूर थे क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी, रिश्तेदारों का भी। ऊपर से इनकी बेटी जो थी उसकी फ्रेंड्स की सारों की शादियां हो गई, उनके आगे बच्चे हो गए, और इनकी बेटी 32 इयर्स की ऑब्वियसली लड़की नहीं है, मतलब थोड़ी सी मेच्योर हो गई है, वो भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी, और वो भी उसको भी था कि मेरी शादी नहीं हो रही या फिर मेरे माँ बाप इतनी एफ़र्ट नहीं कर रहे मेरी शादी करने में। तो वो भी अपने माँ बाप से थोड़ी सी नाराज़ रहने लग गई थी। और माँ बाप बेचारों का क्या कसूर था कि स्टार्टिंग में जो उसको रिश्ते आते थे तो वो रिजेक्ट करती गई, और ये लोग भी ज़्यादा नुक्ताचीनियाँ निकालते गए कि ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन एंड में फिर इनके हाथ ये आया कि उन्होंने कहा कि कम से कम 2 से 3 हज़ार डॉलर पॉकेट मनी होनी चाहिए मेरे बेटे की, जिसमें वो पीछे भी भेजे, हमें भी भेजे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बैठ के बेटा हमारा कमा रहा होता तो हमारा ध्यान रखता, हमारा सब कुछ करता, घर की चीज़ें सारी चलाता वगैरह। तो हमारा तो ये इकलौता बेटा है, हालांकि लड़के के अब्बू भी काम कर रहे हैं, कोई रियल स्टेट एजेंट वगैरह है, लेकिन बोलते नहीं हमारा इकलौता बेटा ये वो, तो आप जो है ना कम से कम को 2 से 3 हज़ार डॉलर देना है आपने हर महीने इनको। और उसका भी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। मतलब आप लोग सोच सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक उन्होंने कुछ शायद कुछ वो जो होता है लीगल जो होता है वो साइन करवाया, और बोला कि ये 2 से 3 हज़ार डॉलर जो है ना आपने हर महीने पे करने हैं मेरे बेटे को। बेचारे अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड पे 2 दफ़ा पाकिस्तान विज़िट करके सारा रिश्ता करके सारा निकाह नामा एंड में मतलब फ़िल आउट कर रहे हैं, लोगों को कार्ड बांट दिए हैं, सब कुछ करने के बाद एंड में उन्होंने भी इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के एंड पे ये बात बोली कि अब ना आगे हो सकता है कोई, ना पीछे हो सकता है कोई। उधर लड़की भी तैयार है, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली उसकी जिस एज में हो रही है उसकी बहुत वो उस एज में कि उसको है कि बस अब मेरी शादी हो जाए एंड मैं सेटल डाउन हो जाऊं। तो खैर इन्होंने भी हामी कर ली, सारा कुछ हो गया, शादी वगैरह, फिर लड़की भी आ गई, फिर शादी हो गई। शादी करके इन्होंने यहाँ पे भी सारा इनको उसको मतलब कि वही सारा रूम का सेटअप किया, सारा वो फर्नीचर वगैरह सारा फर्निश करके दिया। ये लोग खुद होटल में ही रहे। 1 महीने बाद ये लोग लड़की को ले गए, तो फिर उसका जो वीज़े का सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसकी भी सारी फ़ीस जो है वो इन्हीं सास ससुर ने दी, लड़के के वीज़ा की सब कुछ जो है ना वो सास ससुर ने ही भरे। उसने कुछ 1 रुपया भी नहीं भरा, ना उन्होंने ना उनके मदर ने। ये मैं बता दूं कि लड़के का नाम जो है वो रेहान है। रेहान ने बीकॉम किया हुआ था, और वो अपने बीकॉम करने के बाद अपने फादर के साथ जो है ना वो रियल एस्टेट एजेंट में लग गया था, मतलब उन्हीं के उसमें जो है ना सीख रहा था वो काम। तो खैर ये सारी शादी होने के बाद 1 महीने बाद लड़की चली गई, और उसके बाद उन्होंने सारा वीज़ा प्रोसेस, सारा जो फ़ीस थी वीज़ा की भी और सारे जो डॉक्यूमेंट्स की भी फ़ीस थी वो भी ससुराल ने ही, मतलब इन्होंने ही, गोल आंटी ने ही सारों ने मैनेज की। और वो करने के बाद जब वो लड़का यहाँ पे आया और वो आके लाइक 1 महीने तक सही रहा, मतलब 1 महीने में उन्होंने पूरा उसको कनाडा घुमाया, नियाग्रा फॉल्स लेके गए, बहुत कुछ दिखाया, साथ में उसका हनीमून पैकेज इन्होंने बुक किया, लाइक बैंफ इन मियाँ बीवी को भेजा, और वो वहाँ पे गए। फिर वहाँ से जब वापस आए तो आफ्टर लाइक शादी के 2 से 3 महीने बाद जो है ना उस लड़के ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लाइक वो रातों को लेट आने लग गया, 2-2 3-3 बजे तक बाहर पता नहीं क्या करता था,
और उसके बाद उसकी 3-4 महीने बाद जो है ना उसकी मदर का जो है ना वो फ़ोन आया आंटी को, गुल आंटी को, और उन्होंने कहा कि आपको मैंने बोला था कि पहले ही हम लोगों ने बोला था कि इसको जो है वो खर्चे के पैसे दीजिएगा $3000, तो आप लोगों ने इसको क्यों नहीं दिए। ये वो बोलते हमने तो फर्स्ट महीने से ही इसको हर महीने हम लोग जो है वो $3000 पॉकेट मनी देते हैं। तो वो बोलते नहीं आप झूठ बोलते हैं, आज तक इसने हमें नहीं 1 रुपया नहीं पीछे भेजा ये वो। तो बोलते हैं हमारी तो गलती नहीं है कि उसने आपको नहीं भेजा, हमने तो उसको हर महीने $3000 दिए हैं। तो वो उसका क्या करता है अब हमें नहीं पता। नहीं आप लोगों ने हमसे झूठ से शादी करवाई है, हमारा बेटा छीन लिया, दिस एंड दैट, हम लोग ये देख लेंगे आपको, आप लोग की शिकायत लगाएंगे, हम लोग लॉयर हायर करेंगे, हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, हमने तो आपके से डॉक्यूमेंट भी साइन करवाया था दिसन। तो आप बोलते हैं आप अपने पहले बेटे से बात करें। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके बेटे की जो है इतनी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है। हमने कुछ नहीं बोला कि मियाँ बीवी का मामला है, हर रोज़ रात को 2-2 3-3 बजे आता है वो आपका लड़का, और पता नहीं पूरा दिन किधर होता है, क्या करता है, ना घर पे होता है और ना मेरी बेटी को टाइम देता है, ना मतलब कि 1-2 महीने जब तक हम लोग उसको घुमाते रहे करते रहे तब तक सही था। उसके बाद चुप करके ऊपर भी खाना आता है, चुप करके खाता है और चला जाता है, फिर उसके बाद बाहर निकल जाता है, कोई बात नहीं, चीत नहीं, कुछ भी नहीं। बोलते हैं क्या आगे से वो आंटी बोलती हैं जो लड़के की माँ है, वो बोलती है आपने अपनी बेटी बेची जो है तो उसके साथ तो यही होना चाहिए। तो कनाडा की लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, फलाना धमाका, मतलब ऐसे शरीफ लड़कियां थोड़ी होती हैं ऐसी, आपके उधर की पैदा हुई भी तो ये वो। आप तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे जैसे बेटे ने आपकी बेटी को एक्सेप्ट किया, और इतनी बड़ी उम्र की बेटी को आपके एक्सेप्ट किया, दिस एंड दैट। मतलब हार्डली 7-8 महीने जब पानी सर से ऊपर बिल्कुल गुजर गया ना, तो फिर तब जाके आंटी ने बोला कि अब हम लोग नहीं ये बर्दाश्त कर सकते, ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं, ऊपर से इतनी बातें, इतना सब कुछ, डेली का तमाशा हो रहा था उधर। तो उन्होंने, और उनकी बेटी बोलती है कि मैंने नहीं रहना, मैं देख लिया है कि शादी जो है ना ये हर कोई सही नहीं होता। उस लड़की को भी समझ आ गया, उनके माँ बाप को भी समझ आ गया, तो उन्होंने डाइवोर्स फाइल की। और वो लड़का जो उसको इतने 7-8 महीने में पैसे मिले थे, उसने बाद में पता चला जब वो गया और उसके रिश्तेदारों के थ्रू पता चला कि उसको जो है ना नशे की आदत थी और साथ में गैम्बलिंग की आदत थी। तो वो यहाँ पे भी जो है ना वो ये काम करता था। तो बस फिर उन्होंने डिवोर्स फाइल किया और उन्होंने उससे जान छुड़ाई। तो मकसद ये था उन आंटी का मुझे बताने का कि मेरे थ्रू लोगों को पता चले कि ऐसे अंधा भरोसा मत करें। उन्होंने बस मुझे अपनी इस स्टोरी से यही बताया कि बेटियों की माएँ जो हैं वो ख़ुसूसन प्रेशर मत लें कि शादी नहीं हो रही। उसके बाद जो ये जो शुरू होता है ना, स्पेशली कल्चरल डिफरेंस की वजह से, बाहर इससे बेहतर था कि कनाडा से ही कोई लड़का कर लेते। एटलीस्ट वो आपके सामने, उसको यहाँ का सारा कुछ पता है, सारा कुछ, मतलब कि इस तरीके से नहीं निकलेगा। एक ब्लाइंड फेथ करके बंदा पाकिस्तान से लेकर आता है, लड़की भी लेके आते हैं यहाँ पे के लड़के, या फिर लड़की के लिए वहाँ के लड़के लेके आते हैं। जब स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा शराइत वगैरह रखें तो तभी आपको रुक जाना चाहिए। इस डर से, स्पेशली रिश्तेदारों के डर से, आप अपनी बच्चों की ज़िंदगी तबाह मत करें। आपके ख्याल में क्या आखिरी दिन भी अगर बंदे को शादी से 1 दिन पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें पता चले तो बंदे को वो शादी रोक देनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? इसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के ख्याल से क्या है कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया, सब कुछ सिस्टम हो गया, आखिरी दिन अगर आपको ऐसी चीज़ें पता चले तो आपको फिर भी शादी रिश्तेदारों के डर से या फिर जो आपको एक सोशल प्रेशर होता है उसके डर से आपको कर देनी चाहिए बेटी की या बेटे की शादी, या फिर आपको जो है वो बैक ऑफ कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिले। जिनकी आइंदा बच्चों की शादी आप लोग करने वाले हैं या आउट ऑफ कंट्री करने वाले हैं तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो बहुत ही खौफनाक लेकिन सबक आमोज़ कहानी थी। मेरे ख़्याल में नाज़ो के माँ बाप को शुरू में ही इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि कनाडा में किसी को पाला जाए, घर बिठाकर उसको महीने के $3000 दिए जाएं।
$3000 तो यहाँ पर अक्सर फैमिलीज़ की माहाना इनकम होती है और उसमें पूरे पूरे खर्चे चला रहे होते हैं। तो शुरू से ही अगर उनके नाजायज़ मुतालबात को रद्द कर दिया जाता तो नौबत यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। मेरे ख़्याल में शादी एक ऐसा जुआ है और इतना रिस्की मामला है कि इसमें आखिर तक बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत होती है और कहीं पर भी अगर रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं तो चाहे कार्ड्स बँट चुके हों, चाहे मार्की बुक हो चुकी हो, चाहे दुल्हन के कपड़े बना लिए गए हों, चाहे टिकट्स एंड वीज़ाज़ अरेंज कर लिए गए हों, वहीं से पलट जाना चाहिए, तो वो सारी उम्र की बर्बादी से बेहतर होता है। स्पेशली ये जो माँगने वाले मामलात होते हैं या अगर आपको कहीं से ये भनक पड़ जाए कि आप पर फाइनेंशियल दबाव डाला जा रहा है या सारी उम्र डला रहेगा, तो वहाँ पर बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये स्टोरी बताने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि जनरलाइज़ कर दिया जाए या लोगों को डरा दिया जाए कि आउट ऑफ कंट्री रिश्ते ना किए जाएँ। बहुत से रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, आउट ऑफ कंट्री लोग करते हैं। तो मेरी वो बहनें या वो लोग जो इस प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं या उनकी आउट ऑफ कंट्री शादी हो रही है, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि ख़तरनाक लोग तो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री ही शादी की जाए तभी आपको ऐसे रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। बहुत दफ़ा पाकिस्तान में ही रहते हुए, बल्कि एक शहर क्या एक मोहल्ले में ही रहते हुए अगर 2 फैमिलीज़ में इस तरह के सिलसिले चल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी बाद अज़ शादी मसाइल निकल आते हैं और कभी-कभार शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। तो ये तो मेरे ख़्याल में हर लड़की की अपनी किस्मत है और हर बंदे की ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने मुश्किलात लिख दी हैं और इम्तिहानात लिख दिए हैं, उसमें से उसको गुज़रना ही पड़ेगा। तो आज भी हम अफ्तारी के वक्त बाहर निकले हुए थे, तो बाहर से ही रेडीमेड अफ्तारी ले ली थी। हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर गए थे और वहाँ सिर्फ टेक आउट की ऑप्शंस होती हैं, तो हर तरह की चीज़ मौजूद थी। समोसे, पकोड़े, समोसे भी 3 तरह के थे। एक आलू वाला समोसा था, एक किचन किचन कह रहा हूँ, एक चिकन के कीमे वाला समोसा था और एक बीफ के कीमे वाला समोसा था और 2 तरह की मछली थी, एक लाहौरी फ्राइड फ़िश और एक कोई चिली फ्राइड फ़िश थी और बटर चिकन और बहुत तरह के सालन वगैरह थे। तो बस 2-3 चीज़ें ली और गाड़ी में ही हमने पानी वगैरह रखा हुआ था, खजूरें रखी हुई थी, तो गाड़ी में ही रोज़ा खुल गया। आप बताएं आपके रमज़ान कैसे चल रहे हैं? तो ठीक है, बस अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।